नमस्कार, वक्त हो गया है सवाल इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का और आज जिन मुद्दों पर हमारी नजर रहेगी, सबसे पहले आपको उनकी जानकारी देते हैं। कौन सी है वो खबरें जो इस वक्त हलचल में है, जिन्हें लेकर इस वक्त सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। तो आज जो बड़ा सवाल आज होगा जिस पर हम बात करेंगे, देखिए, स्वामी रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को आधा मिनी पाकिस्तान क्या बताया कि अब उन पर यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिस पर संत समाज नाराज हो गया है। तो पहला सवाल, क्या रामभद्राचार्य पर अभद्र बयान देकर चंद्रशेखर फंस गए? दूसरा सवाल, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी मुद्दे पर आज दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कर्नाटक से लाए वोटर्स को सबूत के तौर पर पेश किया। लेकिन जिस हाइड्रोजन बम की वो बात बीते दिनों करते रहे हैं, उसका खुलासा आज भी नहीं हुआ। तीसरा बड़ा सवाल बिहार चुनाव पर होगा। इंडिया का सवाल आपको दिखाएंगे। संतों ने चुनावी जमीन पर दे दी है चुनौती, किसे मिलेगा फायदा, किसका होगा नुकसान, इसका करेंगे आकलन। और चौथा सवाल, जाकिर नाइक के एड्स का पूरा सच क्या है। तो अगले 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इन सभी खबरों पर आपको एक पुख्ता तस्वीर हम देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं रामभद्राचार्य से जुड़ी हुई खबर को लेकर, क्योंकि देखिए, उन्होंने पश्चिमी यूपी को आधा मिनी पाकिस्तान क्या बताया। उनके इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई। इस बयान के बाद आपको बता दें, नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने एक ऐसी टिप्पणी उन पर कर दी जिसे लेकर अब संत समाज नाराज है। देखिए, जहां तक बात राजनीतिक बयानों की है वो अपनी जगह, लेकिन उनके नहीं देख पाने की, उनके दृष्टिहीन होने की बात को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने जो टिप्पणी की है उस पर अब संत समाज आक्रोश जता रहा है। तो रामभद्राचार्य जी को अगर आंख नहीं दी कुदरत ने, तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए। स्वामी रामभद्राचार्य का मिनी पाकिस्तान वाला बयान एक बड़े घमासान की ओर बढ़ रहा है। इस मामले में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने जिस तरह से एंट्री ली है, संतों का एक बड़ा वर्ग रामभद्राचार्य के समर्थन में एकजुट हो रहा है। पहले आपको सुनवाते हैं कि रामभद्राचार्य ने कहा क्या था। हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। स्वामी रामभद्राचार्य की इसी मिनी पाकिस्तान वाली बात पर चंद्रशेखर ने वो बयान दिया जिस पर विवाद हो गया। कि मैंने कई बार ये सुना है, जब व्यासपीठ से बैठ के कोई कथा करता है या प्रवचन करता है, कहते हैं कि भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओ, जो अच्छे कर्म इस जन्म में करोगे उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। तो रामभद्राचार्य जी को अगर आंख नहीं दी कुदरत ने, तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए होंगे। चंद्रशेखर के इस बयान पर मथुरा और अयोध्या से संत समाज की तीखी प्रतिक्रिया आई है। संतों ने चंद्रशेखर से माफी की मांग की है। नाम तो उसका इसलिए नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि जो महापुरुषों का अपमान करे उसका नाम लेना भी पाप के जैसा है। यदि भद्राचार्य जी महाराज जी की बात करें तो उनके पास भौतिक दृष्टि नहीं, दिव्य दृष्टि है। और दिव्य दृष्टि से, क्योंकि इतने साधारण पुरुष थोड़ी हैं, वो महापुरुष हैं। उन्होंने अनेकों हजारों ग्रंथ लिख दिए, अनेकों शिष्यों को अपने जैसा विद्वान बना दिया। तो ऐसे विद्वान महात्मा महापुरुष के लिए कोई टिप्पणी करे, उसका नाम लेना भी पाप के जैसा है। और ऐसे लोगों के खिलाफ वैसे तो सर्व समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। हमारे संतों के विषय में एक नेता ने बहुत गलत टिप्पणी की है कि रामभद्राचार्य जी को नेत्र से दिखाई नहीं देता। अरे मूर्ख, उनको दिव्य दृष्टि दी हुई है भगवान ने। उनको सभी वेद, सभी पुराण कंठस्थ हैं और उन्हीं के बयानों के आधार पर राम जन्मभूमि का केस जीता गया। तुम्हें शर्म होनी चाहिए, तुम ऐसे संतों के विषय में उल्टे सीधे बयान करते हो। ये बहुत लज्जनीय बात है और हमको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अगर आप ऐसे बोलोगे, हम सभी लोग मिलकर के तुम्हें मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं। रामभद्राचार्य पे टिप्पणी कर सकते हैं तो फिर आप सूरदास पे भी कर सकते हैं। भैया थोड़ा विचरण कीजिए। सूरदास को भी भगवान दिखते थे और रामभद्राचार्य को राम दिखते हैं। आपके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है, आप विचार करें। और रामभद्राचार्य के आगे राम लगा, आपके नाम के पीछे रावण लगा है। तो राम को रावण कहाँ अच्छा लगता था? राम ही हैं जो सदा हित की बात करते हैं। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आपको रामभद्राचार्य जी से प्रणाम करके क्षमा मांगनी चाहिए।
चंद्रशेखर ने रामभद्राचार्य के खिलाफ बरेली में बयान दिया और रामभद्राचार्य ने मेरठ में बयान दिया था। 8 से 14 सितंबर तक चली रामकथा के दौरान रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी की तुलना मिनी पाकिस्तान से की थी। इस बीच अयोध्या के संतों ने भी चंद्रशेखर के बयान पर नाराजगी जताई है। मुझे लग रहा है रामभद्राचार्य जी से ज्यादा नेत्रहीन तो ये सांसद हैं, जिन्हें यह सनातन नहीं दिखाई दे रहा है, यह सनातन की विशाल परंपरा नहीं दिखाई दे रही है, और संतों में ऐसी कमी देखने का तो मुझे लग रहा है कि रामभद्राचार्य जी से बड़े नेत्रहीन सांसद महोदय ही हैं। और अपने इस देश की महिमामयी जनता से मैं आग्रह करूंगा कि इनके इस दृष्टि को आने वाले चुनाव में इनके नेत्र खोलें, यह मेरा जनता से आग्रह है। सांसद को एक व्यासपीठ के उच्च पद पर बैठे हुए रामभद्राचार्य जी महाराज को इस तरीके से कहना कि उनके पूर्व जन्मों की वजह से उनकी आंखें नहीं हैं या वो कुकर्मी हैं, इसकी घोर निंदा की जाए। और संत समाज जो अयोध्या का है बहुत ही ज़्यादा इससे नाराज है और ऐसे सांसदों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। व्यक्तिगत इस प्रकार से किसी को कहना कि पाप के कारण ही उसको दृष्टि नहीं, मुझे लगता है कि ये अशोभनीय है और इससे संत समाज और सनातन दोनों के विरोध का सुर कहीं ना कहीं सांसद के मुख से निकल रहा है। तो ऐसे वाक्यों का, ऐसे बयानों का और ऐसी सोच का मैं निंदा करता हूं और ऐसी सोच के लोगों से समाज को बच के रहना चाहिए। बात मिनी पाकिस्तान से शुरू हुई थी और कथा के मंच पर कही गई थी, लेकिन अब ये राजनीतिक और धार्मिक दोनों मंचों पर चर्चा में है। वो भी तब जबकि यूपी में हर मुद्दे को 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखिए, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। राजनीतिक बयान अब विवादों के केंद्र में भी आ गया है, लेकिन राजनीति बिहार में भी चरम पर है। चुनाव का वक्त है और इस बीच देखिए संत किस तरफ जाएंगे, ये सवाल है। क्योंकि संतों को लेकर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त ये है, जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ये कहा है कि वो सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। अब इससे चुनावी जमीन पर क्या बदलेगा, क्या होगा, इस फैसले के पीछे की सोच क्या है, रिपोर्ट देखिए। गाय के लिए हर जगह प्रत्याशी अगर हम नहीं खड़ा करेंगे, जिन लोगों ने गौ माता के लिए संकल्प लिया है वो किसको वोट देंगे। इसलिए जरूरी है कि हर विधानसभा में एक व्यक्ति गौ माता के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ा रहे, ताकि उसको वोट दे करके जनता ये बता सके कि हम गौ रक्षा करते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस ऐलान ने बिहार में नई हलचल पैदा कर दी है। इस घोषणा ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद पूरे बिहार में 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भले ही हमारे चुनाव लड़ने से किसी भी दल को नुकसान क्यों ना हो, हम अपनी गौ माता को इनके भरोसे नहीं छोड़ेंगे। राजनीति हमारे धर्म को प्रभावित कर रही है और इसीलिए हम भी राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं, परिष्कृत करना चाहते हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर हमारे देश के वर्तमान नेता देश को लेकर के जा रहे हैं, उसमें हम हिंदुओं के समाप्त हो जाने की परिस्थिति बन गई है। आप देखिए कि अगर गौ मांस के बारे में, जैसा कि इस समय की सत्ताधारी पार्टी प्रचार कर रही है, कह रहे हैं कि गाय का मांस खाने में क्या हर्ज है, और अगर उन्होंने हिंदू बच्चों को गौ मांस खिलाना शुरू कर दिया तो फिर मुसलमानों में, ईसाइयों में और हिंदुओं में क्या अंतर रह जाएगा। तो हिंदू तो समाप्त ही हो जाएंगे। तो अपने धर्म के अनुयायियों को बचाए रखने के लिए, उनकी पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए एक धर्माचार्य होने के नाते हमारी जरूरत है कि हम एक एक हिंदू के पास जाएं और जा करके उसको धर्म का मर्म बताएं। अविमुक्तेश्वरानंद सीमांचल के किशनगंज में थे, जो कि मुस्लिम बहुल जिला है। जब मुसलमानों और गौरक्षा को लेकर उनसे सवाल किया गया, तब उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। मुसलमान है देश का, वो चाहता है कि गौरक्षा हो जाए और खुल करके इसका समर्थन कर रहा है। आप कहिए तो हम यहाँ मुसलमानों की सभा करके उनसे कहलवा दें। क्यों? क्योंकि हमसे कह रहे हैं मुसलमान, हमसे मुसलमानों ने पेशकश की है बंधु कि आप कहिए तो हम आपके कार्यक्रम में आए और हम सहयोग करना चाहते हैं। हमने उनको कहा है कि गाय हमारी माता है, उसकी रक्षा हम ही को करने दीजिए, अच्छा लगेगा। एक तरफ इधर अविमुक्तेश्वरानंद ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ पटना में चुनाव से पहले देश भर के साधु संतों का महाजुटान हुआ। पटना में 10,000 साधु संत एकजुट हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन करने खुद नीतीश कुमार पहुंचे थे।
इस कार्यक्रम में मंत्री अशोक चौधरी भी शामिल हुए थे। इस महाजुटान को पॉलिटिकल नजरिए से देखे जाने के सवाल पर सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्यों जब हम जब मदरसा कर सकते हैं तो हम सनातन क्यों नहीं कर सकते? हम किसी हर एक जो हमारे यहाँ यूनिट है, हर यूनिट के मनोबल को बढ़ाना सरकार का दायित्व है। और नेता ने, हमारे नीतीश जी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। उन्होंने बिहार को एक इंसान, न अगड़ा पिछड़ा न हिंदू मुस्लिम, हर एक को इंसानियत के रूप से कैसे बिहार आगे बढ़े, कैसे न्याय के साथ विकास हो सके, कैसे पूरा बिहार मेरा परिवार बन सके, उसके लिए काम किया। विधानसभा का चुनाव करीब है, ऐसे में सभी पार्टियों की कोशिश है साम दाम दंड भेद लगाकर अपने पाले में ज्यादा से ज्यादा वोट लाए जाए। पटना में साधु संतों का महाजुटान तो मठ मंदिरों की समस्या को दूर करने के लिए था, लेकिन इस कार्यक्रम के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। पटना से शिवम कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देखिए, पटना के बापू सभागार में साधु संतों का यूं जुटना, एकत्रित होना, अपनी मांगे लेकर भी आए, लेकिन चुनाव के वक्त में इन मांगों का महत्व और इनका राजनीतिक इम्पैक्ट भी जमीन पर अलग तरह से दिखाई देता है। तो क्या मांगे रखी उन्होंने सरकार के सामने, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, जो चुनाव में यही चाहते, जो धर्म को आगे बढ़ाए, जो हिंदू सनातन धर्म जो है उसको जो आगे लेके चलेगा, और हम लोग भगवान राम से कहते हैं उन्हीं का सरकार बने हैं, चाहे भाजपा हो या कोई भी सरकार हो, लेकिन राम का नाम लेना ही पड़ेगा। कुछ जो है सो मतलब मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं या धर्म से जो जुड़े होंगे उनके साथ साधु संत रहेंगे। अब चुनाव तो जो चाहेंगे कि जो हमारा धर्म से जो सनातन रक्षा करेगा, जो हमारे हिंदू का रक्षा करेगा, जो मठ मंदिर का रक्षा करेगा, उसके साथ रहेंगे, उसको मदद करेंगे हम लोग। मतलब मूल से है जो सनातन को जो रक्षा में हिंदू जगह सोया हुआ है, एकदम सोया हुआ है, इसको जगाना जरूर है। जो आज का कार्यक्रम है बहुत बढ़िया सुंदर कार्यक्रम है, ये जगाने के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते रहेगा तो सनातन और मजबूत होगा। तो देखिए, पटना से तो आपने ये मांगे सुनी, लेकिन आज बेगूसराय बिहार की राजनीति के केंद्र में रहा और यहीं से सवाल इंडिया का निकला है कि आगे होने क्या वाला है। मैं आपको दो तस्वीरें सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगी, और ये दो तस्वीरें आज बहुत कुछ बयान करती हैं, क्योंकि एक तरफ बेगूसराय में गृहमंत्री अमित शाह मौजूद थे और यहां से उन्होंने चुन चुनकर हमले तेजस्वी यादव पर, राहुल गांधी पर, वोटर अधिकार यात्रा पर किए। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव को अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए। आज जब अमित शाह यहां पर मौजूद थे तो उन्होंने ये उद्घोष किया कि एनडीए प्रचंड जीत के साथ बिहार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा, सरकार बनाएगा, और तेजस्वी यादव उसके बाद चुनाव तक लड़ने की स्थिति में नहीं रहे। बिहार की राजनीति में आज सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बेगूसराय रहा। वजह साफ है, एक तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के सिलसिले में बेगूसराय में थे, तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने पहुंचे। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ तेजस्वी की रैली हो रही है तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का फॉर्मूला बता रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि तेजस्वी ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। कोई ऐसा नौजवान नहीं होगा जिसके पास काम नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी। 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया 17 महीने, 4.5 लाख शिक्षक कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया, और यही नहीं, हम लोगों ने 3 लाख नौकरी को प्रक्रियाधीन कराया। आज ये नकल कर रही है सरकार, जो तेजस्वी कह रहा है वही काम जो कह रही है। पेंशन हम बोले बढ़ाएंगे, ये सरकार नकल करके पेंशन बढ़ाती है। हमने बोला बिजली मुफ्त में देंगे, ये सरकार कहती है कि हम भी बिजली जो है मुफ्त में देने का काम करेंगे। तो जो हम लोग कह रहे हैं वही सरकार जो है नकल करने का काम कर रही है। रैली के बाद जब तेजस्वी से अमित शाह के बेगूसराय दौरे को लेकर सवाल किया गया तो तेजस्वी ने कैसे पलटवार किया, ये भी सुन लीजिए।
तो बेरोजगारी तो दूर करने नहीं आ रहे, वो आ रहे अपने फायदे के लिए आ नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने तो नहीं आ रहे। इनकी जो भ्रष्ट सरकार है, क्या अमित शाह सरकार को जो मंत्री मारा था दिनेश मिश्रा, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? बद्दी बद्दी माँ बहनों की गालियां दी, क्या अमित शाह माफी मांगी? इधर बेगूसराय में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का क्या फॉर्मूला बताया और कैसे विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए, जरा देखिए। इंडिया अलायंस वाले लालू एंड कंपनी झूठ फैलाने में माहिर। वो कहते थे कि भाजपा सरकार आएगी तो SC, ST, OBC का आरक्षण चला जाए क्या? लालू जी, हमारा 11 साल हुआ, चला नहीं गया है। OBC को नहीं था, नीट में, JEE में वो बोलने का काम हमारे नरेंद्र मोदी ने किया है। बेगूसराय बिहार में मिथिलांचल का हिस्सा है। पिछली बार एनडीए का प्रदर्शन यहां शानदार रहा था, तो वहीं महागठबंधन कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था। एनडीए की कोशिश जहां पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखने की होगी, तो वहीं तेजस्वी इस बार बाजी पलटने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो अमित शाह बेगूसराय में थे, तेजस्वी यादव बेगूसराय में, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रमन राय ने, और इस बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह बिहार में वोट लेने आते हैं, अगर आ रहे हैं तो जरा रोजगार भी लेकर आए। तेजस्वी यादव हमारे साथ है। तेजस्वी जी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के जो लोग हैं, उनका सहयोग जो है हम लोगों को मिल रहा है इस यात्रा में। ये भ्रष्ट सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं। 20 साल से जो खटारा सरकार चल रही है, इससे जो है लोग परेशान हो गए हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में ये सरकार बात नहीं करती। केवल अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ब्लॉक थाने में बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, रेप हो रहा है, कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रहा। तो इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव के मूड में है, और आप देख सकते हैं, विजुअल भी दिखा सकते हैं लोगों को, कितने बड़े तादाद में जो लोग हैं बिहार के लोग जो हैं, तो इन लोगों का प्यार है, समर्थन है, आशीर्वाद है, और इस बार निश्चित तौर पे लैंडस्लाइड जो है विक्ट्री जो होगी। नीतीश कुमार और अमित शाह मिले। अमित शाह आज नीतीश कुमार से मुलाकात लंबे टाइम के बाद, क्या लग रहा है, कुछ होगा उनका? अब वो लोग मिलते रहे, कुछ भी करते रहे, इससे बिहार की जनता का भला नहीं होने वाला है। भला होना होता तो 20 साल में कर दिए गए होते। विशेष राज्य का दर्जा देने तो अमित शाह नहीं आए हैं, बेरोजगारी मिटाने तो नहीं आए हैं, गरीबी मिटाने तो नहीं आए हैं, बाढ़ की पीड़ितों को देखने आए क्या? बाढ़ आया हुआ है बिहार में हर जगह, कितना जगह ही लोग गया है घूमने। यहाँ केवल वोट चाहिए, फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए, बिहार में नहीं होने वाला। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं। आपने तेजस्वी यादव को आक्रामक तरीके से यहाँ पर बोलते हुए देखा, लेकिन अमित शाह भी बेगूसराय से पहले डेहरी ऑन सोन पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र तो दिया ही, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष पर भी चुन चुनकर हमले किए। राहुल गांधी ने बीते दिनों जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली है, उसे लेकर अमित शाह ने कहा कि ये यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए है। बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था।
यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। तो अमित शाह ने कहा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा है। राहुल गांधी ने हर रैली और मंच से वो बिहार को बता रहे हैं कि बीजेपी आपका वोट चोरी कर रही है, जिस पर अमित शाह ने आज जवाब दिया कि वोट सिर्फ घुसपैठियों का कटेगा, भारतीय का नहीं। अब बेगूसराय देखिए, जहां पर ये पूरी हलचल आज के दिन में रही, मिथिलांचल में आता है। मिथिलांचल का कुछ डेटा आपके सामने रखती हूँ, वहां की ताकत क्या है, वहां की पावर क्या है, जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज के नजर के सामने है। 46 सीटें एक क्षेत्र में आती हैं, जिसमें 2020 के चुनाव में एनडीए 30 सीटों पर जीत दर्ज कर चुका था, तो वहीं महागठबंधन को 15 ही सीटें मिली थी। एनडीए में बीजेपी को 17, जेडीयू को 11 सीटें मिली, तो वहीं वीआईपी को 2 सीटें मिली। महागठबंधन में आरजेडी के पास 12 सीटें आई, तो सीपीआई को 2 और सीपीएम को 1 सीट मिली। अब वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 39%, तो वहीं महागठबंधन को 37% वोट यहां पर मिले थे। तो ये हमने एक पूरी तस्वीर आपके सामने मिथिलांचल की यहां पर रखी। लेकिन आइए बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता दें। अदानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी का फैसला सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अदानी ग्रुप पर लगे आरोप बेबुनियाद निकले। अदानी हिंडनबर्ग केस में आरोप टिक नहीं पाए। अदानी पोर्ट्स एंड सेल्स पर कोई लायबिलिटीज नहीं है, अदानी एंटरप्राइजेस पर कोई लायबिलिटीज नहीं है, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है, गौतम अदानी राजीव अदानी पर कोई लायबिलिटी नहीं है। ये आपको इस खबर के बड़े जो पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो इस वक्त हम बता रहे हैं। इसके साथ ही ये भी बताया सेबी ने कि इस मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। और जानकारी के साथ सिमी इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ। सिमी, डिटेल्स दीजिए खबर की, और क्या है ये पूरा फैसला? देखिए, जो सेबी है, मार्केट रेगुलेटर है, उन्होंने आज एक फाइनल ऑर्डर अडानी मामले में इशू किया है। जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो एलिगेशन लगाया था अडानी ग्रुप के ऊपर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर, जिसमें 2 कंपनी माइलस्टोन ट्रेड लिंक्स और रहवार इंफ्रास्ट्रक्चर थी, उसको लेकर एक फाइनल ऑर्डर जो उनका होल टाइम मेंबर है सेबी का, उन्होंने आज इशू किया है। ये जो मैटर था वो लोन ट्रांजैक्शन को लेकर था, जो ये एलिगेशन लगाया गया था, और जो सेबी जिसकी जांच कर रही थी कि अडानी पोर्ट जो है और अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेस, ये तीनों जो कंपनी है वो 2 प्राइवेट एंटिटीज जो 2018 और 2019 और साथ ही 2022 और 2023 में यहाँ पर इसको अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी की तरह उन्होंने डिस्क्लोज किया है मार्केट रेगुलेटर को। इनफैक्ट हिंडनबर्ग ने ये भी एलिगेशन लगाया था कि ये जो एंटिटीज हैं वो उन्होंने आपस में मिलकर बहुत सारे ऐसे फंड को चैनलाइज किया है विद इन दी अडानी ग्रुप। तो इसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर यहाँ पर एक बड़ा जो है एलिगेशन लगा था, जिस पर सेबी जांच कर रही थी, और उसी पर एक फाइनल ऑर्डर यहाँ पर आते हुए ये बताया गया है कि एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की सेबी की तरफ से, और ये मामला अब कंक्लूड हो गया है, जिसमें कोई भी इस तरह का ट्रांजैक्शन सामने निकल कर नहीं आया है रिलेटेड पार्टी को लेकर। और इनफैक्ट ये भी बोला गया है कि रेगुलेटर ने ये अंडरलाइन किया है अपने ऑर्डर में कि जो एक बड़ा सम जिसकी बात हो रही थी कि आपस में यहाँ पर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में यहाँ सर्कुलेट किया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट ऑल लोन्स जो जितने इंटरेस्ट के साथ लोन थे उनको फुल्ली रीपेड कर दिया गया है मार्च 31, 2023 तक। ठीक है, तो इसी वजह से कोई पेनल्टी यहाँ पर नहीं लगाई है रेगुलेटर ने। जी शुक्रिया श्रीमी इस जानकारी के लिए, आपका सभी डिटेल्स के लिए। चलिए इसी के साथ यहाँ हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार एनडीटीवी इंडिया पर आगे भी जारी रहेगा। तो बिहार चुनाव की हलचल आपको ब्रेक से पहले भी हम दिखा रहे थे। आइए अब आपको पटना की तस्वीर दिखाते हैं कि पटना में जो आज मुलाकातें हुई हैं उनकी पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है। तस्वीर इस वक्त आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं अमित शाह नीतीश कुमार से मिले, लेकिन वो यहाँ अकेले नहीं थे, बल्कि इस मीटिंग में संजय झा मौजूद थे, विजय चौधरी,
सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, जो इस वक्त मैं आपको यहाँ पर तस्वीरों में भी दिखा रही हूँ। और ये मीटिंग करीब 25 मिनट तक चली। अब देखिए, सवाल ये उठे कि एनडीए में सीटों को लेकर जो खींचतान की बात थी, क्या ये समझा जाए कि इस मुलाकात के बाद जो एक टकराव की स्थिति बनी हुई थी या जहां पर पेंच फंसा हुआ था, क्या वो पेंच इस मुलाकात के बाद, अमित शाह के जाने के बाद सुलझ गया है? बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जिसका सबको इंतजार है वो है एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान। कयासों के गर्म बाजार के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे। पटना में उनका भव्य स्वागत किया गया। पटना के मौर्या होटल में बंद कमरे में अमित शाह और नीतीश की मुलाकात हुई। बैठक करीब 25 मिनट तक चली। माना जा रहा है कि इस बैठक में उन तमाम मुद्दों पर बात हुई जिसको लेकर थोड़ी बहुत तकरार चल रही थी। माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की शिष्टाचार मुलाकात थी, दोनों ने आपस में बात किया। इसके बारे में कोई तीसरे व्यक्ति कुछ भी कहें या कहीं से भी उचित नहीं है। अच्छा बात है ना, ये तो होता रहेगा ना, चुनाव का समय है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जुड़वा भाई है, तो भाई लोग मिलते ही रहेंगे। सब समय पर खबर हो जाएगा, चिंता मत करिए। बीजेपी और जेडीयू भले ही इस मुलाकात को लेकर पत्ते खोलने से बच रहे हों, दोनों पार्टियां भले इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बता रही हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस मुलाकात में वो एजेंडा जरूर सेट हो गया जिस पर एनडीए बिहार में चुनावी राह पर आगे बढ़ेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बैठक में नीतीश और शाह के अलावा विजय चौधरी, संजय झा और सम्राट चौधरी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक शाह और नीतीश के इस मुलाकात में सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर बात के साथ साथ चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। चुनाव की तैयारी को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। उम्मीदवारों के नाम पर भी बात हुई और साथ ही वो एजेंडे जिसको लेकर एनडीए चुनाव में जाएगी, इस पर भी बात हुई। चुनाव में करीब 1.5 महीने का वक्त बचा है। उससे पहले दौरे, रैलियों और मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। आज गृह मंत्री अमित शाह पटना में नीतीश कुमार से मिले। पहले उन्होंने एनडीए के एजेंडा का फॉर्मूला तैयार किया, उसके बाद कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए। पटना से सोमू आनंद, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर बताएं, क्योंकि राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले को लेकर आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 31 मिनट तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर्नाटक के वोटर्स को सबूत के तौर पर सामने रखा और ये बताया कि कैसे वोट चोरी हो रही है, कैसे वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस हाइड्रोजन बम का जिक्र बार बार हो रहा था, वो कब सामने आएगा। लेकिन पहले आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ये रिपोर्ट। In setting up and demonstrating to a claim here, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गलत तरीके से वोट हटाने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को घेरा। उन्होंने लगातार ब्यौरे देते हुए आरोप लगाया कि एक पूरी प्रक्रिया के तहत नाम काटे और जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट काटने की कोशिश की गई। इसके लिए फर्जी आवेदन इस्तेमाल किए गए, किसी सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, राज्य के बाहर के फोन नंबरों का इस्तेमाल हुआ। जिनके नाम पर वोट काटे गए उन्हें जानकारी तक नहीं थी। कर्नाटक में सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। 18 सीटों पर सीआईडी ने चुनाव आयोग से ब्यौरा मांगा है, लेकिन चुनाव आयोग ने ब्यौरा नहीं दिया। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने महाराष्ट्र की राजूरा सीट पर 6850 वोट बढ़ाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसके लिए वही तकनीक अपनाई जा रही है। इधर चुनाव आयोग के सूत्रों ने राहुल के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया। ये भी कहा कि इस मामले में खुद आयोग ने 2023 में एफआईआर दर्ज कराई है। चुनाव आयोग के मुताबिक ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं हो सकता,
बिना सुनवाई कोई वोट डिलीट नहीं हुआ है। संबंधित व्यक्ति की सुनवाई होती है। 2023 में आलंद में कुछ वोट डिलीट करने की असफल कोशिश हुई। इसी ने खुद इस केस में एफआईआर दर्ज कराई है। ये भी याद दिलाया कि आलंद सीट 2018 में बीजेपी ने जीती थी, जबकि 2023 में ये कांग्रेस के हिस्से में आ गई। वैसे राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर आए। उन्होंने कहा कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस 90 चुनाव हार चुकी है और अब उनकी हताशा बोल रही है। उनकी हताशा, निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। It has become a habit of Shri Rahul Gandhi to make incorrect and baseless allegations. और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। इधर राहुल गांधी का कहना है कि अभी उनका हाइड्रोजन बम आना बाकी है। महोबा में एक घर में 4000 से ज्यादा वोट और कई घरों में सैकड़ों वोट मिलने की छानबीन में लगे आयोग का सिरदर्द राहुल के नए आरोपों ने कुछ बढ़ा जरूर दिया है। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने भी खारिज किया, लेकिन इस बीच अब क्योंकि पॉलिटिकल पारा उनके बयान को लेकर हाई है, इस बीच बिहार के भी चुनाव हैं, आने वाले कुछ और राज्यों में चुनाव हैं। रविशंकर प्रसाद और प्रियंका गांधी ने इस पूरे विषय को लेकर क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। And it's a completely organized effort. It's very clear that the Election Commission is involved in this effort, and Rahul ji has very clearly exposed it. 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है। क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया, तो अब नहीं समझते हैं कि जनता फिर जवाब देगी। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बात जाकिर नाइक की। जी हां, जाकिर नाइक जिसे लेकर कई तरह के सवाल थे। खबर तो इस तरह की भी चल रही थी कि एड्स की बीमारी है क्या, लेकिन इस बीच एक वीडियो आया है और इस वीडियो को लेकर बड़ी चर्चा है इस वक्त। पहचाना आपने? विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की बंजी जंपिंग करते हुए ये तस्वीर वायरल है। लेकिन जाकिर नाइक को ये तस्वीर जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर जाकिर को ऐसा क्यों बताना पड़ रहा है कि ये जो बंजी जंपिंग है ये 430 फीट की ऊंचाई से यानी 130 मीटर की ऊंचाई से यानी 45वें फ्लोर के बराबर की हाइट से की जा रही है। I am Dr. Zakir Naik and I would like to inform all of you that Alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala Almighty God, I am healthy. There has been a fake news circulating since more than a week, since last Tuesday, the 9th of September 2025, that I am sick and I have been hospitalized in Sunway Medical Center in Kuala Lumpur in Malaysia. This is a fake news and it was clarified by me the next day, on Wednesday, the 10th of September 2025, on most of my social medias, including on my official Facebook, which has alhamdulillah more than 24 million followers, that this is a fake news. कुछ समझे आप? दरअसल पिछले दिनों ये खबर आई थी कि जाकिर नाइक को एड्स हो गया है। इसी खबर को गलत ठहराने के लिए जाकिर नाइक को अपनी सेहत के बारे में सफाई देनी पड़ रही है और इसी की पुष्टि के लिए बंजी जंपिंग वाला ये वीडियो भी जारी किया गया है। लाल रंग के सेफ्टी हेलमेट में जाकिर नाइक को देखिए। आवाज आती है, आप रेडी हैं? जवाब मिलता है, रेडी हूं। और इसी के साथ जाकिर नाइक हवा में, नीचे समंदर का नीला पानी। भारत में वांटेड जाकिर नाइक की मौजूदगी
पिछले 9 वर्षों से मलेशिया में है। जांच एजेंसियां लंबे समय से जाकिर के प्रत्यर्पण की मांग कर रही हैं। जाकिर पर आतंकवाद के लिए फंडिंग, नफरती भाषण और इसके जरिए युवाओं में कट्टरपंथ फैलाने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं ओपी राजभर। खबर उनको लेकर क्योंकि अक्सर अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि पीला गमछा पहनकर चलिए, सम्मान ज्यादा मिलेगा, पुलिस वाले भी इज्जत करेंगे। लेकिन उनके इस दावे की पोल इस तस्वीर ने खोली। वीडियो यूपी के गाजीपुर जिले का है, लेकिन वायरल पूरे देश में है। और इस तस्वीर में सबसे ध्यान देने वाली चीज ये पीला गमछा है। पीला गमछाधारी व्यक्ति सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता है। वही पार्टी जिसके नेता हैं योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जिस पीले गमछे को अपने कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान का प्रतीक बताते हैं, उसी पीले गमछे में एसपी ऑफिस पहुंचा उनका कार्यकर्ता पिट गया। वीडियो में पीला गमछा देखकर राजभर के विरोधियों की बातचीत खिल गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर राजभर का ही पुराना बयान उनके कार्यकर्ताओं की पिटाई वाले वीडियो के साथ साझा कर दिया। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करे कि भेजले हुआ कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। घटना गाजीपुर जिले में एसपी ऑफिस की है। महिला सिपाही ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कार्यकर्ता पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। दरअसल पार्टी के कार्यकर्ता वहां एसपी को एक ज्ञापन देने पहुंचे थे। महिला कांस्टेबल का आरोप है कि कार्यकर्ता ने उसकी वर्दी खींची और गलत तरीके से उसकी बॉडी को टच भी किया। फिलहाल पुलिस और राजभर की पार्टी के बयान से लगता है कि मामले को रफा दफा कर दिया गया है। अवगत कराना है कि आज 17 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है, जो कि उस समय का है जब सुभाषपा पार्टी के कुछ पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय पर एक ज्ञापन लेकर आए थे। वीडियो का संज्ञान लिया गया। वीडियो के संबंध में संबंधित से वार्ता की गई। वार्ता के क्रम में ये ज्ञात हुआ कि जो भी प्रकरण वीडियो में दिख रहा है वो पक्षों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से हुआ है। आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर को ज्ञापन देते समय जो घटना घटित हुई वह केवल गलतफहमी के कारण हुई। न तो हमारे कार्यकर्ता की कोई इस तरह की मानसिकता थी और न ही महिला कांस्टेबल के मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना थी। यह केवल और केवल गलतफहमी है। जो भी हो, फिलहाल ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी के लिए हथियार बन गई हैं, क्योंकि जो राजभर कभी अखिलेश के लिए जरूरी थे, फिलहाल अखिलेश उन्हें सार्वजनिक तौर पर गैर जरूरी ही बताते हैं। जरा सुनिए, अखिलेश को जब पिछले दिनों याद दिलाया गया कि राजभर का जन्मदिन है तो उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं क्या करूं इसके लिए? जन्मदिन उनका, तो मैं क्या करूं उसके लिए? 100 रुपए से काम चलता हो तो भिजवा दें। हम तो जो 100 रुपए देते हैं उन्हें, किसी को भी जन्मदिन हो तो। की बहस इसलिए मत करो, वैल्यू मत बढ़ने दो किसी की। और इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। ललित मोदी के भाई समीर मोदी को अरेस्ट किया है। रेप का ये मामला जिसमें ये गिरफ्तारी हुई है। भगोड़े ललित मोदी के भाई समीर को गिरफ्तार किया है। समीर मोदी आज जब दिल्ली में इससे बाहर जा रहे थे तब एयरपोर्ट से ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने समीर मोदी को कोर्ट में भी पेश किया है। चलिए इसी के साथ वक्त हमारे लिए ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी।